फिशर प्रोजेक्शन के अंदर एक्चुअली समझ रहे हो, अब ये दिखने में बिल्कुल भी, अभी बताओ अगर ये बीच में तो देखो इसका फंडा होता है प्रोजेक्शन वाले पार्ट में। आज हम सबसे पहले क्या करेंगे वो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि देखो आज के पार्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में। यस, लेट्स टॉक अबाउट फिशर प्रोजेक्शन। ठीक, देखिए ये फिशर प्रोजेक्शन हमें किस बारे में इन्फॉर्म करता है, क्या हमें बताता है, ये अपने को समझना है, ये अपने को देखना है। तो देखो फिशर प्रोजेक्शन के अंदर एक्चुअली दो तरह की लाइंस यूज होती हैं। फिशर प्रोजेक्शन में दो तरह की लाइन यूज होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ भी ग्रुप लगा दिए, मान लो मैंने यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, समझ रहे हो। अब ये दिखने में बिल्कुल भी 3D नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन असल में ये बताओ जब ये इनका इंटरसेक्शन क्या है, कार्बन है, ये कार्बन है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप देख सकते हो sp3 है। अब ये बताओ अगर ये बीच में कार्बन है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो यू कैन क्लियरली सी कि भाई ये टेट्राहेड्रल होगा, यानी इसका शेप तो 3D में होगा ही होगा। तो हम किसको 3D में क्या माने, कौन सा अबव द प्लेन है, कहाँ है। तो देखो इसका फंडा होता है, इसमें रूल ऐसा है कि जो भी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करते हैं, जो भी ग्रुप्स हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करते हैं, दे आर एट वेज, यानी वो तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, दे आर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और जो भी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे लाई करते हैं डियर स्टूडेंट्स, दे आर एट डैश। मतलब असल में ये ऐसा है, असल में ऐसा है, यानी इट्स लाइक दैट कि जैसे मैं हूं और ये मेरे हाथ हैं, ठीक है। और अब अगर हम बात करते हैं कि जैसे ये है ना, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और ये जो ग्रुप्स हैं, ये दोनों ग्रुप्स मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन वाले ऐसे होंगे, आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, गॉट इट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन वाले आउट ऑफ द प्लेन और वर्टिकल लाइन वाले बिलो द प्लेन। अब वो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, है ना, मैं मतलब टर्मिनेटर तो हूँ नहीं ठीक है, ओके। तो समझ रहे हो ना, तो ग्रुप्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होते हैं वो वेज पे माने जाते हैं, यानी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ग्रुप ऑन द वर्टिकल लाइन आर बिलो द प्लेन। तो लिख लो इस बात को, लिखो इन फिशर प्रोजेक्शन, इन फिशर प्रोजेक्शन लिख लो, इसको भी नोट कर लो। इन फिशर प्रोजेक्शन वी यूज टू टाइप ऑफ, इन फिशर प्रोजेक्शन वी यूज टू टाइप ऑफ lines, two type of lines, ठीक है। पहला लिखो ग्रुप्स ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, ग्रुप्स ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन आर एट वेज। जो भी इस पे लाई करेंगे ना, इस लाइन पे सीधी वाली पे, वो बाहर की तरफ निकले हुए तुम्हारी तरफ, ठीक है। ग्रुप्स ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन आर एट वेज। और हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो होगा वो क्या होगा, दे आर एट डैश। लिख लो ग्रुप्स ऑन द वर्टिकल लाइन, ग्रुप्स ऑन द वर्टिकल लाइन आर एट डैश, ग्रुप्स ऑन द वर्टिकल लाइन आर एट डैश, वो डैश पे होंगे, ठीक है, क्लियर है। ये फंडा होता है फिशर का, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है कुछ ऐसा, वी हैव समथिंग लाइक दिस, मान लो यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे हमारे पास ये दो कार्बन है, जो इंटरसेक्शन है हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन का जो इंटरसेक्शन है वो क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है। अब इसको याद कैसे किया जाए, हाउ टू रिमेंबर दिस, कि हॉरिजॉन्टल वाला वेज पे, वर्टिकल वाला डैश पे। तो इससे तुम्हें याद रहेगा, कैसे याद रहेगा, एच से दिमाग में रहेगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल से दिमाग में रहना चाहिए हग, ठीक है। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, किसी को हग करते हैं तो ये बताओ जो हाथ है ये किधर जाते हैं, अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन। हग करने तो ऐसे ही करते ना यार, आगे की तरफ ही हाथ करते ना, बेवड़े थोड़ी ना कि पीछे की तरफ हाथ करके गले मिलेंगे, समझ रहे हो तुम तो यहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैसे हग करते हैं, अबव द प्लेन, याद रहेगा इससे। हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब यस, हग, हग मतलब अबव द प्लेन। तो अगर ये अबव द प्लेन है तो दूसरा पोर्शन क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा, गॉट इट। तो कंपेयर दीज विद द हैंड्स व्हिच गोज आउट ऑफ द प्लेन ड्यूरिंग द नॉर्मल दिस, या रिमेंबर, याद रहेगा। अच्छा यहाँ पे अगर इस तरह का है, इस तरह से ग्रुप्स लगे हैं, कुछ भी ABCD कुछ भी मान लो, है ना, वर्टिकल लाइन एक ही हो सकती है, वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो ये ग्रुप है BCD और E, है ना, ये क्या है, ये सारे आउट ऑफ प्लेन है, यानी तुम्हारी तरफ आ रहे हैं,
ठीक है। और ये जो ए और एफ है ये क्या है, डैश में बिलो द प्लेन लाई कर रहे हैं, दे आर लाइंग बिलो द प्लेन। गॉट इट एवरीवन? तो फिशर का क्या मतलब है, ये तो बात आई थिंक आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कि मान लो हमको अलग प्रोजेक्शन दिया है, हमको दिया है फिशर के अलावा मान लो न्यूमन दे दिया, न्यूमन को फिशर में कन्वर्ट करना है या फिशर को न्यूमन में कन्वर्ट करना है। वो सब कन्वर्जन हम किस तरीके से कर सकते हैं, हाउ टू कन्वर्ट फिशर से न्यूमन में कैसे जाएं, न्यूमन से फिशर में कैसे जाएं, या सोहॉर्स से फिशर में कैसे जाएं, या वेजन डैश में कैसे जाएं। तो देखो वेजन डैश में जाने का ये तरीका तो आपको समझ में आ ही गया है, क्लियर है ना कि कैसे इसको करना है, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ कुछ फंडे बताता हूँ, है ना, लेट मी टेल यू। और फिर कुछ इंटरेस्टिंग बातें आज इस लेक्चर के बाद में, मतलब लाइक अब अगले वाले फेज में कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी होने वाली हैं, ठीक है। तो दैट वुड बी फन, बड़ा मजा आएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको कन्वर्ट कराता हूँ, बताता हूँ कि मान लो हमारे सामने वेज एंड डैश दिया हुआ है, वी हैव बीन गिवन वेज एंड डैश, और वेज एंड डैश को फिशर करना है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ वेज डैश टू फिशर, ठीक है। देखो अगर हमको वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करना है तो मान लो हमारे सामने इस तरीके से ग्रुप्स लगे ए बी सी एंड डी। इसको मान लो अपने को फिशर में कन्वर्ट करना है, या फिशर में मतलब कैसे कन्वर्ट करोगे इसमें। तो देखो इसको फिशर में कन्वर्ट करने का मतलब कन्वर्ट करने की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको नॉर्मली, बट फिर भी मैं तरीका बता देता हूँ। देखो इसका तरीका ये है कि प्लेस योर आई बिटवीन वेज एंड डैश, वेज और डैश में अपनी आई को प्लेस करो, ठीक है। यानी यहाँ से देखना शुरू करो, यहाँ से जब देखना शुरू करोगे तो भाई देखो दो ग्रुप ऐसे होंगे सी और डी जो तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। यानी इमेजिन करो यहाँ पे ये सी है इधर ऐसे और डी इधर ऐसे, ठीक है। या मेरी तरफ मान लेते हैं, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है, इधर इधर सी इधर डी, और यहाँ ऊपर कौन सा ए है और यहाँ पे नीचे कौन है, बी है ना। तो यहाँ पे ए और यहाँ पे नीचे बी, और इधर कौन है सी और इधर कौन है डी। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ ऐसे, तो मेरे रिस्पेक्ट में मेरी और कौन आ रहा है, मेरे इधर सी है और इधर डी है। तो सी और डी ये दो ग्रुप्स हैं विच आर कमिंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जो मेरी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और जो ये ए है और जो ये बी है, दीज टू आर मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मुझसे दूर जा रहे हैं। यानी मेरे रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं, मेरी आंखों से अगर तुम देखोगे तो तुम्हें ये नजर आएगा कुछ ऐसा। समझ रहे हो क्या क्या बोला मैंने? यानी सामने से तुम्हें ए और बी तुम्हारे रिस्पेक्ट में अभी ऑन द प्लेन है, ये बोर्ड पे चिपके हुए एटम है। लेकिन अगर मैं यहां से देखूंगा तो यहां से देखूंगा तो मेरे रिस्पेक्ट में जो ए है और बी है, ये ए और बी तो मुझसे दूर जा रहे हैं, ये ए इधर है ऐसे सीधा, ठीक है। तो मुझसे तो मैं तो इस एंगल से देख रहा हूं तो मेरे रिस्पेक्ट में थोड़ा अवे हो गए ना, दूर हो गए। और ये जो सी और डी ग्रुप है ये तो मेरी तरफ आ रहे हैं, मेरी ओर। गॉट इट? तो जो मेरी ओर आ रहा है मेरे रिस्पेक्ट में तो वो वेज में हुआ ना। यानी कहीं वो डाउट आता है सर डी तो डैश में है ना, अरे ठुल्लू सामने से देख रहे हो तो उसके रिस्पेक्ट में डी डैश में है, सामने से देख रहे हो तो डी बिलो द प्लेन है। लेकिन जब मैं यहां से देख रहा हूं तो मेरे रिस्पेक्ट में तो दोनों अबव द प्लेन हो गए ना। शायद समझ में आई होगी ये बात। तो ये सी और डी मेरी तरफ है, ये ऐसा है। बस अब रिप्लेस कर दो, सिंपल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये वर्टिकल लाइन हो गई, ये हो गई वर्टिकल लाइन। क्लियर? तो ये फंडा होता है इसमें, है ना, वेज और डैश। तो प्लेस योर आई बिटवीन वेज एंड डैश सो दैट टू ग्रुप्स विल बी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड टू अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब देखो जैसे मान लो अगले वाला तुम खुद सोचना, इसमें थोड़ा सा इसका एंगल डिफरेंट दे रहा हूं, ए बी सी डी, यस यस, ये रहा, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें, हाँ ये हमारा वेज है और वो हमारा डैश है। फंडा मैंने बता ही रखा क्या करना है, ठीक है। तो ट्राई कीजिए इसको, थिंक अबाउट इट, सोचिए इसके बारे में क्या आएगा।
ओके एवरीवन, सो भटकती आत्माओं, देखिए यहाँ पे अगर इसको हम यहाँ से देखेंगे, आई को यहाँ रखोगे, तो आपके रिस्पेक्ट में बी और सी ये जो ग्रुप है सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन बना दिया, और यहाँ पे आपके रिस्पेक्ट में लेफ्ट में कौन है, बी है, और आपके रिस्पेक्ट में राइट में सी है, ऊपर ए और नीचे डी। इस तरीके से यू कैन कन्वर्ट इट। तो ये तो हो गया तरीका वेज और डैश को किस में कन्वर्ट करने का, यस फिशर में कन्वर्ट करने का। ठीक है, गॉट इट एवरीवन, कैसे करते हैं इसको, है ना। तो वेज एंड डैश यहाँ है और उसको फिशर में कन्वर्ट करने के लिए आई को वहाँ प्लेस करना होता है ताकि हमें वो एंगल दिखाई दे सके। अच्छा, अगली चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करते हूँ साथ साथ, फिशर प्रोजेक्शन को ना, फिशर प्रोजेक्शन को कभी भी, जैसे ये तो इसका वेज एंड डैश फॉर्म है, पर कभी भी इसको 90 डिग्री से रोटेट करना अलाउड नहीं है। इसको 90 डिग्री से रोटेट नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। क्यों नहीं कर सकते पता है, अगर हम इसको ऐसे 90 डिग्री रोटेट कर देंगे, मान लो इसको 90 डिग्री रोटेट किया और ऐसे बना दिया आई, यहाँ पे एफ, यहाँ सी एल, यहाँ पे बी आर, मान लो ऐसा किया, तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये दोनों सेम नहीं है। क्यों नहीं कर सकते ऐसे 90 डिग्री, क्योंकि अगर इसको मैंने 90 डिग्री रोटेट किया तो जो ये ग्रुप यहाँ पे अभी आगे की तरफ है, पंखे की तरह मान लो, एक ऐसा फैन है, ये फैन की 4 पंखुड़ियाँ हैं, लेकिन ये 2 पंखुड़ियाँ ये आगे की तरफ है और ये दोनों पीछे की तरफ है। ये जो पंखुड़ियाँ हैं, ये फैन के जो ब्लेड्स हैं वो पीछे हैं, बिलो द प्लेन। जब ये घूमेगा तो बताओ 90 डिग्री घूमने के बाद ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे आई, यहाँ पे सी एल, और ये कुछ ऐसा, समझ रहे हो ना। अब ये बताओ, अगर मैंने इसको ये कंसिडर कर लिया तो दिस इज रॉन्ग ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो वेज होता है और यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन पे डैश आ गया। हॉरिजॉन्टल लाइन पे डैश आना ही नहीं चाहिए, है ना। तो वेज एंड डैश को तो आप कैसे भी रोटेट कर लो, लेकिन यहाँ पे इसका रोटेशन 90 डिग्री अलाउड नहीं है ना। तो इस बात को जरूर लिख लो, लिख लो। फिशर प्रोजेक्शन कैन नॉट बी रोटेटेड बाय 90 डिग्री। फिशर प्रोजेक्शन कैन नॉट बी रोटेटेड बाय 90 डिग्री, ठीक है, बिकॉज इट वायलेट्स द रूल्स। फिशर प्रोजेक्शन कैन नॉट बी रोटेटेड बाय 90 डिग्री बिकॉज इट वायलेट्स द रूल्स। ये रूल्स को ही वायलेट कर देता है, समझ गए, ये बात है, ठीक है। चलिए अगली चीज मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मान लो हमारे पास सॉहॉर्स है, न्यूमैन है, दोनों में से कोई भी है, और उसको अगर फिशर में कन्वर्ट करना है तो उसका तरीका क्या होता है। तो देखो उसका तरीका सिंपल है। सबसे पहली बात, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ। पहली चीज तो ये, अगर हमारे पास सॉहॉर्स या न्यूमैन है, दोनों में से कोई भी, तो ये जो एप्लीकेबल होगा, इसको बनाना है, अगर इसको हम बनाना चाहते हैं तो इट इज मेड, इट इज एप्लीकेबल फॉर, पहली चीज एक्लिप्स्ड फॉर्म ओनली। ये एक्लिप्स्ड के लिए ही बना सकते हैं, स्टैगर्ड से नहीं बना सकते। यानी अगर हमें स्टैगर्ड फॉर्म दिया है, स्टैगर्ड फॉर्म याद है ना, एक वाई और दूसरा इन्वर्टेड वाई, अगर वैसा है तो फिर हमें रोटेट करके उसको एक्लिप्स बनाना पड़ेगा, और एक्लिप्स से ही इसको बना सकते हैं। तो पहली चीज तो लिख लो, हेडिंग लगा लेना, इसमें हेडिंग क्या लगाओगे, लगा लो सॉहॉर्स स्लैश न्यूमैन टू फिशर। सॉहॉर्स या अगर आपको न्यूमैन दिया है तो फिशर में कैसे करें, सॉहॉर्स स्लैश न्यूमैन टू फिशर, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन करना है। फिशर साइंटिस्ट का नाम है, मछुआरा नहीं है, ध्यान रखना, कई फिशर को मछुआरा समझ सकते हैं, नहीं, ठीक है। और फिश चर नहीं है, इसको फिशर बोलते हैं, है ना, लगता गई हुआ है ना फिश चर। तो लिख लो, इट इज वैलिड फॉर, इट इज मेड ओनली फॉर एक्लिप्स फॉर्म, इट इज मेड ओनली फॉर एक्लिप्स फॉर्म, ठीक है। और अगली बात, अगर इसमें स्टैगर्ड गिवन है, अगर इफ स्टैगर्ड इज गिवन देन चेंज इट टू एक्लिप्स, लिख लो, इफ स्टैगर्ड इज गिवन चेंज इट टू एक्लिप्स्ड। और एक्लिप्स में भी कौन सी फॉर्म, वाई फॉर्म। एक्लिप्स में भी जो वाई है ना वही चलेगा, उल्टा वाई वाला नहीं करना आपने को, समझ रहे हो। उल्टा वाई होता है ना, दोनों उल्टा, इन्वर्टेड वाई, दैट विल नॉट वर्क, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इसको कन्वर्ट करना है, समझ रहे हो। तो देखो आपको याद है ना, ये राइट वाले जो होते हैं ये असल में किस में होते हैं, ये वेज में होते हैं, और ये भाई साहब असल में किधर होता है, डैश में। ये राइट साइड इंक्लाइंड है वेज में, और इसको हमने डैश, समझ रहे हो। तो मैंने जैसे पहले ही बताया था कि प्लेस योर आई बिटवीन वेज एंड डैश, आई को वेज और डैश में के बीच में प्लेस करना है। तो अब तुम्हें कहाँ से देखना होगा, अब तुम्हें यहाँ से देखना होगा, यहाँ से देखो, ऊपर से, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे तो भाई तुम हो कहाँ पे, तो देखो ये तुम्हारे पाँव है इधर जो दिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ तुम्हारा सिर है, ठीक है, ये 3 बाल है सिर पे, है ना। तो अब तुम यहाँ से देख रहे हो इसको, अब इसका इमेजिन करना पड़ेगा कि तुम छोटे से बन गए, हवा में उड़ रहे हो, और छोटे से उड़ के ऊपर से देख रहे हो। अब ऊपर से जब तुम देख रहे हो ना, तो ध्यान से देखना, सभी के सभी जो भी ग्रुप्स तुम्हारी ओर आ रहे हैं, तुम्हारी तरफ कौन कौन से ग्रुप है, ये तुम्हारा चेहरा है,
तो ये ई डी ए और बी, ध्यान रखना ए बी ई और डी ये चारों ग्रुप्स तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, है ना। तो जो ग्रुप्स तुम्हारी तरफ आ रहे हैं दे विल फॉर्म द हॉरिजॉन्टल लाइन, वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन वाले क्या होते हैं ग्रुप्स, ये वो ग्रुप्स होते हैं जो तुम्हारी ओर आ रहे हैं, यानी यहाँ पे हमें किधर से देखना होता है, टॉप व्यू लेना होता है। तो अगला पॉइंट क्या हो गया, लिख लेना, इट गिव्स अस द टॉप व्यू, टॉप वाला व्यू मिल रहा है अपने को भाई, समझ रहे हो, ऊपर वाला व्यू मिल रहा है, क्लियर है, ठीक है। अब सिंपल क्या करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है देखते ही समझ जाओ कि भाई ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो ग्रुप्स है ना हॉरिजॉन्टल लाइन वाले दे शुड बी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये है ऑब्जर्वर हमारा, और ये जो ग्रुप्स हैं ये उससे अवे जा रहे हैं, ये सी हो गया एफ हो गया, दे आर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो ग्रुप पेयर ऑफ ग्रुप है ये और ये कार्बन, ठीक है, ये और ये, समझ रहे हो। तो ये हमारी पहली हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, यस ये हो गई दो हॉरिजॉन्टल लाइन, क्लियर है। अब देखो तुम्हारे सिर के रिस्पेक्ट में सबसे टॉप पे कौन हो जाएगा, एफ, कंपेयर करना, एफ सबसे टॉप पे, ठीक है, और सबसे नीचे कौन हो जाएगा, सी, है ना, बस के की कमी है, एफ सी तो आ गया, के बचा है, ठीक है ना, मार्केटिंग हो गई के एफ सी की ना, जरूरत नहीं है वैसे, लेजेंड्स है ओके। अब देखो पहली हॉरिजॉन्टल लाइन तुम्हारे सिर के रिस्पेक्ट में ये टॉप वाला कार्बन है, ये टॉप, और ये बॉटम, ये वाला नीचे वाला है ना, समझ रहे हो नीचे वाला क्यों है आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे जो ये टॉप कार्बन है उसमें आपके रिस्पेक्ट में राइट में कौन आएगा, ई आएगा, और लेफ्ट में कौन आएगा, डी आएगा, लेफ्ट में डी आएगा, और यहाँ पे राइट पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा बी, और यहाँ पे कौन आएगा, ए, क्लियर है, ठीक है। तो ये होता है डन। अब ये बस आ गया, इसका फिशर प्रोजेक्शन आ गया, यानी रिवर्स भी तुम्हें बनाना आना चाहिए। अगर ये हमें दे दिया और हमें रिवर्स बनाना है, रिवर्स में क्या करोगे, सीधा रिवर्स में सबसे पहले सीधा ये फॉर्म बना लोगे, क्योंकि आपको पता है भाई, क्या पता है कि भाई इसी से बनता है ये। अब इसके बाद कौन कहाँ है, कैसे कंपेयर करोगे, तो वही कहानी कि तुम्हारी सिर के रिस्पेक्ट में टॉप पे कौन है, एफ है, तो इससे कंपेयर करोगे, अच्छा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल लाइन, एफ यहाँ सी, ठीक है। फिर यहाँ से ई, ये टॉप कार्बन, यहाँ पे समझो ये टॉप और ये बॉटम, समझ रहे हो, और फिर लगाते जाओ एक एक करके, जो राइट में है ई, लेफ्ट में है डी, यहाँ पे देखो नीचे वाले कार्बन में राइट में बी, और यहाँ पे, यानी रिवर्स में भी आप जा सकते हो, रिवर्स में भी आप जा सकते हो। इसको लिख लो बढ़िया से, जल्दी से लिख लो प्लीज, राइट दिस प्रॉपरली, अच्छे से लिखो। देखिए लिख लिया सभी ने, थोड़ा सा इसको एब्जॉर्ब कर लेना अच्छे से कि भाई क्या बता रखा है। तो रिवर्स में भी जाना चाहिए, हर एक चीज जो फॉरवर्ड में करनी आनी चाहिए वो रिवर्स में भी तुम्हें आनी चाहिए, रिवर्स में करनी है ना, कि भाई इससे ये कैसे बनाएंगे, तो ये करके देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे मान लो हमारे पास है कुछ ऐसा, वी हैव समथिंग लाइक दिस, और हमारे पास है कुछ ऐसा, ये यहाँ पे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अब इसको कन्वर्ट करना है, यहाँ पे एफ सी एल बी आर, और यहाँ पे हाइड्रोजन ड्यूटीरियम ट्रीटियम। अब इसको कन्वर्ट करना है फिशर में। अब ये अपने को दिया है स्टैगर्ड, स्टैगर्ड को मान लो फिशर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो मैं इसका तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। देखो पहली बात तो ये इधर वाला y फॉर्म है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ओके है। इधर हमें चाहिए y, ये चाहिए हमें y, चाहिए ना। अब इसके लिए हमें रोटेशन करना पड़ेगा, रोटेशन करोगे तो रोटेशन कैसे भी कर सकते हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज करोगे तो F यहाँ आएगा, ब्रोमीन यहाँ आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, ध्यान रखना, और ये यहाँ आएगा। मतलब जब हम इसको रोटेट करेंगे तो रोटेट करने से जो y फॉर्म है इट विल बी कन्वर्टेड टू इन्वर्टेड y, और उल्टा y है तो y हो जाएगा, ध्यान से देखो। अब इट लुक्स लाइक, इट फील्स लाइक कि हमने इसका ज़्यादा रोटेशन किया, Cl का ज़्यादा किया, F का कम किया, इसका कम किया, पर ऐसा नहीं है। 3 डायमेंशन में है ये, 3 डायमेंशन में मॉलिक्यूल को हम एक्सप्लोर भी करेंगे, डोंट वरी, जल्दी ही एक्सप्लोर करेंगे,
बहुत मज़ा आने वाला है, थोड़ा प्रैक्टिकल फील भी लेने वाले हैं आज के लेक्चर से के बाद से, ठीक है। तो इसमें इट लुक्स लाइक कि एंगल ज़्यादा है, ज़्यादा रोटेट किया, पर ऐसा नहीं है ना। तो जब हम रोटेशन करेंगे तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया। ये तो ऐसे था ही, यहाँ पे आ गया एच डी टी, और यहाँ पे आया क्या आया, यहाँ पे एफ, यहाँ पे बी आर, यहाँ पे सी एल। क्लियर है। अब इसके बाद तो कर ही लोगे, इसके बाद अब खुद सोच लेना, सीधा वर्टिकल लाइन वाले कौन से होते हैं, याद है आपको, हाँ ये वर्टिकल लाइन वाले। टॉप पे कौन आएगा टी, नीचे कौन आएगा ब्रोमीन। टॉप कार्बन में यहाँ पे डी, यहाँ पे एच, और यहाँ पे कौन आएगा एफ, और यहाँ कौन आएगा सी एल। अब मैंने खट से बना दिया, आप थोड़ा सा पॉज करके भी कर सकते हो इसको, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से कन्वर्जन करोगे। डाउट इसमें ये आता है कि सर मान लो मैं इसको इधर ना रोटेट करके क्लॉकवाइज ना करके एंटी क्लॉकवाइज करता तो आंसर अलग आता। बिल्कुल, तब इसका एक डिफरेंट फॉर्म आता, लेकिन असल में वो भी एक पॉसिबिलिटी है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, और दैट इज ऑल्सो करेक्ट। समझ रहे हो, यानी इसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर भी हो सकते हैं, मल्टीपल करेक्ट आंसर भी हो सकते हैं, समझ रहे हो। यानी रोटेशन जो हमने किया इतना सा किया, मान लो हल्का सा यहाँ पे, यहाँ हल्का सा रोटेशन किया, यहाँ हल्का सा रोटेशन किया, क्लॉकवाइज की बजाय एंटी क्लॉकवाइज किया, तो स्टूडेंट्स को डाउट क्या आता है कि सर वो तो डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट नहीं होगा, वो भी सही है, दैट इज ऑल्सो द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। बात समझ में आई, यानी मल्टीपल फॉर्म आ सकते हैं फिशर में, फिशर में भी थोड़ा अलग अलग हो सकता है। गॉट इट एवरीवन। यानी इसी को बनाने के, इसी के फिशर बनाने के देयर कैन बी मल्टीपल वेज। तो भाई कैसे कन्वर्ट करते हैं, आई होप आपको थोड़ा सा अंदाजा जरूर लगा होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। और अब अगर हमारे सामने मान लो ये आ जाए, इफ वी हैव समथिंग लाइक दिस, तो इसको भी कन्वर्ट करना तुम्हें आना चाहिए। जैसे ये दिया है, और यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल ए बी सी, ये डी ई एफ, ऐसा कुछ है अपने सामने। वी हैव समथिंग लाइक दिस, मान लो ए बी सी डी ई एफ। अगर हमारे पास कुछ ऐसा आइडिया स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्म कौन सी है, ये बिल्कुल ओके फॉर्म है हमारे लिए। कौन सी फॉर्म है, वाई फॉर्म है, एक्लिप्स फॉर्म है ना। और इसको कन्वर्ट करेंगे, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो सीधा यहाँ बना रहा हूँ, ये बना दिया, ठीक है। कहाँ से देखोगे, यहाँ से देखोगे, ऊपर से देख रहे हो, यहाँ से देखोगे ना, तो ये जो पीछे वाला एफ है ये आपके लिए टॉप पे आएगा, इधर सी आएगा, इधर ई है, इधर डी है, इधर बी है, और इधर ए है। अभी कैसे आया इसको थोड़ा खुद सोचना, थिंक योरसेल्फ कि ये कैसे इसमें कन्वर्ट हुआ। पर रिवर्स भी करना आना चाहिए, तो ये ट्राई करना आप, आई होप यू वुड बी एबल टू डू इट। खुद सोचना, समझ रहे हो, ठीक है। ओके चलो यार, अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक समथिंग प्रैक्टिकल, क्योंकि कन्फर्मेशनल वगैरह फिर शुरू करने वाले हैं। तो देखो प्रैक्टिकल बात कुछ फील दिलाता हूँ आपको। ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये जो सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है, याद आया कुछ आपको, मैंने बताया था ना, सॉहॉर्स। तो ये जो अरेंजमेंट है, इस तरह के अरेंजमेंट को सॉहॉर्स बोलते हैं, मतलब ये सॉहॉर्स है, दिस इज सॉहॉर्स। क्लियर है। नेक्स्ट, यस। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया था आपको, न्यूमन प्रोजेक्शन जब बनाते हैं तो हम कैसे देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, तो कई ध्यान से देखना सभी के सभी। यहाँ पे अगर तुम नोटिस करो तो आप क्लियरली देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि भाई देखो ये चुन्नू जो है ना, ये कहाँ से दिख रहा है, वो यहाँ से दिख रहा है, दिख रहा है। अब इसका राइट कौन सा है, इसके राइट में, इसके राइट हैंड की तरफ कौन है, आपको इससे विजुलाइज हो जाएगा Cl, और इसी के लेफ्ट हैंड की तरफ कौन है, H। इससे क्लियरली मैप हो रहा है कि कौन कहाँ पे है ना। और ये बिल्कुल बीच से देख रहा है, यानी इसकी आई कहाँ प्लेस्ड है, ये जो C1 C2 है इसके अलोंग इसकी आई प्लेस्ड है, याद है। तो ये फ्रंट कार्बन है और ये बैक कार्बन है, और इसको आप इससे रिलेट करोगे तो आपको फील आ जाएगी रियल में कि भाई ये मतलब क्या है, ये इसी का ही न्यूमन प्रोजेक्शन है। तो एक बार इसको आप वीडियो को पॉज करके, लेक्चर को पॉज करके, यू कैन विजुलाइज कि भाई ये कैसे देख रहा है यहाँ पे, और इसके रिस्पेक्ट में राइट पे कौन है, राइट में इसके Cl है, और लेफ्ट में कौन है, H। ये ओके। अगली चीज़ यहाँ पे भी देखो, बहुत अच्छा विजुलाइजेशन दिया हुआ है। इस विजुलाइजेशन में अगर तुम देखते हो तो यहाँ पे ये अलग अलग कन्वर्जन्स हैं, वेज और डैश, ये अपने सामने क्या है, सॉहॉर्स है, और ये हमारे सामने क्या है, ये हमारे सामने न्यूमन है, ठीक है। तीनों का आपस में कन्वर्जन है, तीनों का आपस में कन्वर्जन है। जैसे आप इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि इसकी शेप देखो, ये शेप बिल्कुल दिख रहा है आपको, आराम से कंपेयर कर पाओगे, तो इसको तो आराम से कंपेयर कर लोगे। अब इसके बाद वेज एंड डैश कैसे कंपेयर करोगे, तो वेज एंड डैश करने के लिए ये बंदा थोड़ा यहाँ से देख रहा है इसको, जब ये यहाँ से देख रहा है तो इसको साफ दिख रहा है कि यार ये जो ग्रुप है ना, ये जैसे ग्रुप है, ये इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है, दिस इज कमिंग टूवर्ड्स दिस बॉय, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वेज में हो गया और इसके रिस्पेक्ट में OH डैश में हो गया। सिमिलरली ये ब्रोमीन इसकी तरफ आ रहा है, तो ये किस में हो गया,
ये वेज में, और ये जो मिथाइल है किस में हो गया, डैश में हो गया। क्लियर है? यानी इसका वेज एंड डैश में कन्वर्जन भी यहाँ पे दिया हुआ है। यानी एक ही चीज के अलग अलग फॉर्म होते हैं। अगर तुम इससे कंफर्टेबल हो गए तो मतलब मजे आ गए जिंदगी में। समझ रहे हो ना? ऑर्गेनिक की फील आ जाएगी कि भाई कैसे कैसे एक ही चीज को दिखाने के अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। तो जैसे आईपीएससी नेमिंग होता है, उसी तरीके से ये स्ट्रक्चरल जो पार्ट है ये भी बेहद इंपॉर्टेंट होता है डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है? ठीक है ना? यस, ये कौन है भाई? अगर हम इनकी बात करें तो ये है फिशर। ये है फिशर, जिन्होंने फिशर प्रोजेक्शन की बात की है। फिशर प्रोजेक्शन और भी बहुत रिसर्च किया है इन्होंने, ठीक है ना? तो ही इज फिशर, डॉक्टर फिशर। ओके, तो मैंने सोचा दिखा दूं आपको, है ना, कहीं आप मछुआरा ना समझ लें। ठीक है ना? हाईली रिस्पेक्टेड मिस्टर फिशर। ओके, उसके अलावा अगली चीज, यस डियर स्टूडेंट्स, कुछ और फील दी जाए, है ना? और रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि इस तरह का जो विजुअलाइजेशन एंड थोड़ा क्रिएटिवली जो हम लाइक आई एम प्लानिंग एंड वी ऑल आर प्लानिंग कि आपको कुछ सब्जेक्ट में मतलब जो क्वेश्चंस है वो सब के अलावा ये पार्ट भी बताया जाए, थोड़ा इंटरेस्टिंग जो लाइफ से रिलेटेड है। तो साइंस में शायद आपका ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, तो ज़रूर ग्रुप में फीडबैक दीजिए कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है? ओके, यस, ओके। तो ये क्या दिखा रखा है गाइज? इससे रेजोनेंस की फील आ सकती है कि रेजोनेंस क्या है। याद करो हम बात करते थे बार बार रेजोनेंस हाइब्रिड की, और हम बोलते थे रेजोनेंस हाइब्रिड रियल है और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो हाइपोथेटिकल हैं। ये सिमिलर वैसे ही केस है। ना तो दुनिया में यूनिकॉर्न एग्जिस्ट करता है और ना ही दुनिया में ड्रैगन एग्जिस्ट करता है। दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है, दोनों हाइपोथेटिकल हैं। लेकिन उनका हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है। इनका हाइब्रिड कौन होता है? राइनोसेरॉस। राइनोसेरॉस की अगर हम बात करें, ध्यान से देखो, इसका पूरा स्ट्रक्चर देखोगे तो ये दोनों से मिलके समझ रहे हो सभी, ये सींग इससे मैच कर रहा है, ठीक है ना? और भी कई चीजें इससे मैच कर रही है। यूनिकॉर्न से, ड्रैगन से आप बॉडी की शेप देख पा रहे हो, तो कई चीजें मैच कर रही हैं इससे, कई चीजें इससे। तो दोनों का ये हाइब्रिड है एक तरह से, लेकिन ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते और राइनोसेरॉस एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आई? तो इससे पूरा रेजोनेंस की फील आ जाती है कि भाई रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस एक जुगाड़ है, एक थ्योरी है जो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बनाई गई है कि भाई यूनिकॉर्न और ड्रैगन और इनमें क्या क्या हुआ और फिर राइनोसेरॉस आया, तो यू कैन अंडरस्टैंड। बहुत ही बढ़िया कहानी। तो इस तरीके से साइंस को अगर हम रियल लाइफ से रिलेट करें तो थिंग्स बिकम मच मोर इंटरेस्टिंग। ओके गाइज, कन्फर्मर्स वगैरह ये सब, कन्फर्मर से पहले आपने प्रोजेक्शंस वगैरह देख लिया था कि सोहॉर्स क्या है, न्यूमैन क्या है, इनका आपस में कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं। थोड़ी दोस्ती तुम्हारी हो गई थी, ठीक है, कि सोहॉर्स के अंदर किस तरह का व्यू दिखते हैं। सोहॉर्स में साइड से देखते हैं, साइड व्यू, और फ्रंट व्यू कैसा होता है, वेज डैश कैसा होता है। और उसके अलावा हमारे पास फिशर है, तो फिशर में आपको याद है ना हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे कंपेयर करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होगा? हग, याद है आपको? अबव द प्लेन। और ये याद है तुम्हें कि ये वर्टिकल लाइन पे क्या होते हैं? डैश पे होते हैं, बिलो द प्लेन होते हैं। तो फिशर को ऐसे ही डिफाइन किया जाता है। अच्छा, रोटेशन कर सकते हैं क्या फिशर में? 90 डिग्री का रोटेशन कर सकते हैं क्या? बोलो। नहीं कर सकते, वी कांट डू दैट। ओके, चलो यार, अब देखो, अब अपन शुरू करने वाले हैं। लेट्स मूव ऑन। देखिए, अब हम यहां पे देखने वाले हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है ये अपने को समझना है। सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एक्चुअली कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इज। और ठीक है, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। इट्स अ वेरी इजी फंडा। तो देखिए, हमारे सामने है कुछ ऐसा, वी हैव समथिंग लाइक दिस। ये है हमारे सामने कुछ ऐसा, एंड इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पे इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, और यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, ठीक है। एज यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे जो कार्बन एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है ना, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। यानी देखो, अगर मैं क्लियर कट बात करूं तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो चीज देखनी होती है। एक तो देखना होता है कन्फर्मेशनल, एक हमें देखना होता है कॉन्फिगरेशनल, ठीक है। कॉन्फिगरेशनल में GI भी आता है और OI भी आता है, लेकिन हमें अभी फोकस करना है कन्फर्मेशनल में। तो देखो, कन्फर्मेशनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उससे पहले समझते हैं। अब इसके अंदर ये जो कार्बन एटम है और ये जो कार्बन एटम है, ये इनमें जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो एक्चुअली इट इज फॉर्म्ड बाय, ये बना है sp3 ओवरलैप से।
sp3 ओवरलैप से बना है, यानी यहाँ पे भी ऑर्बिटल है कुछ प्यारा सा, यहाँ पे भी कुछ प्यारा सा ऑर्बिटल है और इनके बीच में ओवरलैप है। ठीक है, अब ये जो ओवरलैप है ध्यान से देखो, यहाँ पे ओवरलैप होके सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात ये है कि अगर हम अब यहाँ रोटेशन करना शुरू करते हैं, रोटेशन का मतलब होता है यहाँ पे रिलेटिव रोटेशन। रिलेटिव रोटेशन मतलब फॉर एग्जांपल दो चीजें, इन दोनों उंगलियों को ध्यान से देखो। ठीक है, मान लो बीच में सिग्मा बॉन्ड बना है, बीच में सिग्मा बॉन्ड बना है, और ये मान लो मैं किसी एक को रोटेशन करना शुरू करता हूँ दूसरे के रिस्पेक्ट में, इसको भी कर सकता हूँ, इसको भी कर सकता हूँ, पर एज्यूम करते हैं किसी एक को फिक्स करके दूसरे को उसके रिस्पेक्ट में घुमाना, इसको बोलते हैं रिलेटिव रोटेशन। अगर मैं दोनों को घुमा दिया इधर इधर तो वो रिलेटिव रोटेशन नहीं होगा, जीरो हो जाएगा रिलेटिव रोटेशन। तो जब मैं यहाँ रोटेशन की बात करता हूँ, पहली चीज उसको बोलते हैं रिलेटिव रोटेशन, मतलब वो है रिलेटिव रोटेशन, मतलब किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरा जब घूमे तो उसको बोलते हैं रिलेटिव रोटेशन, लाइक दिस, है ना। तो यहाँ पे ये ए है और ये डी है, एज्यूम करो अब मैंने क्या किया, घुमाना शुरू किया। ठीक है, पहली चीज तो ये कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन जो होता है वो क्या होता है, वो ऑलमोस्ट फ्री होता है, फ्री रोटेशन होता है। फ्री रोटेशन का मतलब क्या होता है, फ्री रोटेशन का मतलब ये है कि एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होता है रोटेशन के लिए, दैट रिक्वायरमेंट फॉर द एनर्जी इज वेरी लेस। समझ रहे हो क्यों भाई? तो पहली चीज सिग्मा बॉन्ड अगर प्योर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन क्यों है, क्योंकि देखो इसको अगर घुमा भी दोगे ना तो ये जो ऑर्बिटल, ये जो बैलून्स के बीच में एक तरह से ओवरलैप हो रहा है, इस अमाउंट ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप में कोई भी बदलाव नहीं होगा। दोबारा बता रहा हूं, अमाउंट ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप में कोई भी बदलाव नहीं होगा। जब इसको घुमाओगे ना तो ऑर्बिटल्स के बीच में जो ओवरलैप हो रहा है दैट विल रिमेन सेम, वो सेम रहेगा। समझ रहे हो? तो जब हमने इसको घुमा भी दिया, ऐसे घूम भी रहा है, ऐसे भी घूम रहा है, तो बीच में जो ओवरलैप है उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। लेकिन पाई बॉन्ड्स की शेप आई थिंक आपको पता है, पाई बॉन्ड्स की शेप जैसी होती है उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज लाइक दैट, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा कुछ होता है इस तरह से, समझ रहे हो ना। ठीक है, ये एटम्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे और नीचे ऐसे। तो अब इसमें रोटेशन अगर हम करने की कोशिश करेंगे ना तो रोटेशन करने के लिए हमें बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तभी रिलेटिव रोटेशन होगा, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा। यानी पाई बॉन्ड के अक्रॉस जहां पे भी डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसके अक्रॉस फ्री रोटेशन नहीं होता है। तो सबसे पहली बात लिख लीजिए सभी, सबसे पहली बात लिख लीजिए, देखो फ्री रोटेशन अकर्स, मैं तो की पॉइंट लिखूंगा, पूरा आप लिखोगे। फ्री रोटेशन अकर्स, free rotation occurs across single bond, free rotation occurs across single bond। ठीक है, free rotation occurs across single bond because amount of orbital overlap, because amount of orbital overlap remains same, because अमाउंट ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप रिमेन्स सेम, सेम रहता है, अलग नहीं होता है, और अमाउंट ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप रिमेन्स सेम ड्यूरिंग रोटेशन, ड्यूरिंग रोटेशन, रोटेशन के दौरान जो ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैप है दैट रिमेन्स सेम। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इन द पाई बॉन्ड्स। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, तो लिख लो इन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड, रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। रोटेशन ऐसे नहीं कि मजे में घुमा दिया डबल बॉन्ड के क्रॉस, नहीं घुमा सकते, क्योंकि जो मतलब उसको घुमाना पड़ेगा तो बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी हाई, वो काफी ह्यूज होती है। ठीक है, ये बात है। अब ठीक है भाई, ये समझ में आ गया, रोटेशन करना शुरू कर रहे हैं। अब देखो ये मान लो कुछ ऐसा, ये हो गया ए, ये हो गया ए और ये हो गया डी। अब मान लो मैंने घुमाना चालू किया, घुमाना चालू किया, तो एज्यूम करते हैं किसी एक को घुमा रहे हैं, मान लो इसको घुमाया, ये देखो ए को, अब ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये तुम्हारी ओर आ रहा है। जैसे ही मैंने हल्का सा घुमाया, मान लो 2 डिग्री से घुमाया तुम्हारी तरफ 2 डिग्री से, तो वो क्या हो गया, वो एक नई फॉर्म आ गया, क्योंकि इसके साथ साथ बाकी जो ग्रुप से नीचे जुड़े हुए वो भी तो कनेक्टेड है ना, वो भी घूमेंगे, यानी ये पूरा सिस्टम घूमना चालू होगा। समझ रहे हो ना? तो ये जब घूमेगा ऐसे ऐसे घूमेगा तो सारा घूमेगा। तो ऐसा ये बताओ 1 डिग्री घुमा सकते हैं, 1.5 घुमा सकते हैं, 5, 6, 7, 8 ये सब घुमा सकते हैं। ये बात क्लियर है? यानी ये जो रोटेशन करके, ये जो सिग्मा बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन करके इनफाइनाइट फॉर्म्स पॉसिबल होती हैं, ये जो सिग्मा बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन करके इनफाइनाइट फॉर्म्स पॉसिबल होती हैं डियर स्टूडेंट्स। इन इनफाइनाइट फॉर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? यस, इन इनफाइनाइट फॉर्म्स को डियर स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं? कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बोलते हैं। दे आर नोन एज कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। इज इट क्लियर टू यू?
ठीक है ना। तो यहाँ पे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, ये वो इनफाइनाइट 3 डायमेंशनल फॉर्म्स होते हैं जो सिंपल रोटेशन से करने से बनेंगे, यानी रोटेशन करने से जो इनफाइनाइट फॉर्म पॉसिबल है। जैसे इसको रोटेशन किया तो मान लो ए रोटेशन हो गया, थोड़ा सा इधर आ गया, ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम ही रोटेट होना शुरू हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें, जैसे मैं थोड़ा सा आपको फील देता हूँ, जैसे कि रोटेशन करना शुरू किया तो मान लो हल्का सा इस डायरेक्शन में रोटेशन किया, ये यहाँ पहुंचा, ये भी साथ साथ कनेक्टेड है, यहाँ पहुंचा और ये यहाँ पहुंचा, यहाँ पे आया ए, यहाँ पे आया सी, यहाँ पे आया बी। इस तरीके से रोटेशन कर करके इनफाइनाइट फॉर्म्स पॉसिबल होती हैं, एंड दोज इनफाइनाइट फॉर्म्स आर नोन एज कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, या कन्फर्मेशंस भी उसको बोला जा सकता है। ठीक है, तो गॉट इट एवरीवन, है ना। तो लिख लो इनफाइनाइट 3D फॉर्म्स, इनफाइनाइट 3D फॉर्म्स, infinite 3D forms formed by infinite 3D forms formed by rotation across single bond, rotation across single bond are conformations, या उनको कन्फर्मेशनल आइसोमर्स भी बोला जाता है। ठीक है, वो इनफाइनाइट फॉर्म। अगली चीज ये जो होते हैं, दीज आर नॉट ट्रू आइसोमर्स, ये ट्रू आइसोमर्स नहीं होते। मतलब भाई जो सच्ची वाले आइसोमर हैं ब्रॉडली, उनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन ये जो आइसोमर्स होते हैं, ये नॉर्मल कंडीशंस में आइसोलेट नहीं किए जा सकते। यानी जो फॉर्म है अलग अलग जो आ रही है ना इनफाइनाइट फॉर्म्स, इनको क्या हम अलग से आइसोलेट कर सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे? नहीं कर सकते, है ना। तो इट इज नॉट अ ट्रू आइसोमरिज्म, क्योंकि देखो इससे अगर ऐसा होता तो यानी यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आता कि इसमें कितने आइसोमर हुए, हम सीधा इनफाइनाइट बोल देते। नहीं, इनफाइनाइट कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आ सकते हैं, लेकिन जब जब आइसोमर्स काउंट करेंगे तो उन आइसोमर्स की काउंटिंग में हम कभी भी कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को काउंट नहीं करते। इसीलिए लिखा है मैंने दे आर नॉट ट्रू आइसोमर्स। ठीक है, बिकॉज दे कैनॉट बी सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगली चीज मैं आप सभी को बता रहा हूं। अगली चीज ये है, तो भाई कन्फर्मेशंस और कन्फर्मर्स में क्या फर्क होता है? तो देखो यार, बहुत जगह इसको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, लेकिन आईपीएससी की गोल्ड बुक में मेंशन किया हुआ है, क्या मेंशन किया हुआ है कि जो ये कन्फर्मर्स होते हैं एक्चुअली ये वो स्पेसिफिक कन्फर्मेशंस हैं, ये इन इनफाइनाइट में से वो पर्टिकुलर फॉर्म है जो कहां पे आएंगी, जो स्टेबल होंगी, जो रिलेटिवली स्टेबल होंगी। एक इसमें एनर्जी कर्व बनेगा भी थोड़े टाइम के बाद, उस एनर्जी कर्व में जो मिनिमा पे आएंगी मतलब नीचे आएंगी, वो फॉर्म्स क्या होती हैं? कन्फर्मर्स। यानी जो स्टेबल कन्फर्मेशंस जो हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, दोज आर नोन एज कन्फर्मर्स। ठीक है ना, तो लिख लो कन्फर्मर्स आर few of the infinite conformations. Conformers are few of the infinite conformations which we study. Few of the infinite conformations which we study, जो हम स्टडी करते हैं। ठीक है, क्लियर है, डन है ना। अब देखो, अब ये रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, रोटेशन करके हमें नॉर्मली दो तरह की फॉर्म मिलती है। फॉर्म तो बहुत सारी इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट फॉर्म होती है, लेकिन ब्रॉडली इसके अंदर दो तरह की एक्सट्रीम फॉर्म्स हमें मिलती है ना। तो ये सारा नोट करते रहना साथ साथ, ठीक है, सारा नोट करते रहना। तो अब देखो तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ वो दो एक्सट्रीम फॉर्म। देखिए, एक फॉर्म हमारे पास कुछ ऐसी होती है, ये फॉर्म के बारे में पहले से ही हम नाम जानते हैं। ये जो फॉर्म होती है, जैसे इसमें मैं सिर्फ ए को दिखा रहा हूँ एक बार, और यहाँ पे डी दिखा रहा हूँ, ओनली ए एंड डी। और ये जो पर्टिकुलर फॉर्म होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज एक्लिप्स्ड। याद आया, है ना। और जो दूसरा एक्सट्रीम फॉर्म मैं एक साथ आपके साथ बना रहा हूँ, जिसमें कुछ ऐसा है, अगर हम देखें तो यहाँ पे ए मान लेते हैं और यहाँ पे डी मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए सभी के सभी। अब ये दो एक्सट्रीम फॉर्म्स आएगी और ये दूसरी फॉर्म आएगी, दिस इज नोन एज स्टैगर्ड, इसको बोला जाएगा स्टैगर्ड। ठीक है, अब देखो ये जो दो एक्सट्रीम फॉर्म है आपस में इंटरकन्वर्ट हो सकती हैं। ठीक है ना। अब ये जो दोनों फॉर्म्स होती हैं, एक्लिप्स और स्टैगर्ड, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? ठीक है, तो पहले तो ये लिख लो, विद रोटेशन वी गेट टू टाइप ऑफ एक्सट्रीम फॉर्म्स। विद रोटेशन वी गेट टू टाइप ऑफ एक्सट्रीम फॉर्म्स, दो तरह की एक्सट्रीम फॉर्म्स हमें मिलने वाली हैं। विद रोटेशन वी गेट टू टाइप ऑफ एक्सट्रीम फॉर्म्स, दो तरह की एक्सट्रीम फॉर्म्स हमें मिलेंगी। ठीक है, दो तरह की एक्सट्रीम फॉर्म्स हमें मिलेंगी।
है ना। और एक तो हो गई एक्लिप्स्ड, एक कौन सी हो गई, स्टैगर्ड हो गई, ठीक है। अब इसमें इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, आप सभी को याद होगा, याद नहीं भी है तो मैं याद दिला देता हूँ, नहीं पता है तो सोचो थोड़ा सा, कौन सी फॉर्म इसमें ज़्यादा स्टेबल है, यानी कहाँ पे लेसर रिपल्शंस है, विच फॉर्म विल हैव लेसर रिपल्शंस। यू कैन क्लियरली सी कि लेसर रिपल्शन स्टैगर्ड में होगी, ठीक है। देखो 3D में सोचना पड़ेगा, 2D में मत सोचना। यहाँ पे जो A और D है ना, अगर हम इसमें ऑब्जर्व करें तो दे आर क्लोजर, ये एक दूसरे के पास होंगे, ये दूसरे के पास होंगे, तो यहाँ दो तरह के रिपल्शंस होंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड पेयर है और ये जो बॉन्ड पेयर है, यानी ये जो कार्बन और A के बीच में दो इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं और यहाँ पे कार्बन और D के बीच में दो इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं, एक तो रिपल्शन इन दोनों में होगा, वो रिपल्शन यहाँ पे लेस हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपको दिख रहे हैं ना बॉन्ड्स, ये असल में आगे की तरफ है, एक पीछे की तरफ है। यानी अगर मैं ए से इनका डिस्टेंस देखूं तो ये दूर है, ये पास नहीं है। लेकिन अगर ये बिल्कुल आमने सामने है तो डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर एक इधर जाके है, एक इधर जाके है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यानी ये डिस्टेंस कम नहीं है, डिस्टेंस ज़्यादा है। क्लियर है बात, है ना। तो ये एक्लिप्स्ड है और ये हमारे सामने स्टैगर्ड है। और आपको समझ में आ गया होगा, एक्लिप्स्ड इज लेस स्टेबल ड्यू टू मोर रिपल्शंस। अब वो रिपल्शन किस तरह की है, दो तरह के रिपल्शंस हैं। एक तो रिपल्शन ये है बॉन्ड पेयर में, ये जो बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है डियर स्टूडेंट्स, इसको बोला जाता है टॉर्जनल रिपल्शन। इट इज नोन एज टॉर्जनल रिपल्शन, ठीक है। यहाँ पे जो रिपल्शंस होते हैं उनको बोला जाता है टॉर्जनल रिपल्शन। और यहाँ पे अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन है, ए और डी मान लो मिथाइल मिथाइल है, तो उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में जो रिपल्शन होता है दैट इज नोन एज स्टेरिक रिपल्शन, या इनको वॉन्डरवॉल रिपल्शन भी बोलते हैं। स्टेरिक रिपल्शन या वॉन्डरवॉल रिपल्शन भी बोलते हैं, समझ रहे हो ना। अब इन रिपल्शंस की वजह से जो तनाव आता है, जो स्ट्रेन आता है, उसको बोलते हैं टॉर्जनल स्ट्रेन। और यहां पे जो स्ट्रेन आएगा उसको क्या बोलेंगे, स्टेरिक स्ट्रेन या वॉन्डरवॉल स्ट्रेन। गॉट इट। तो ये किसकी वजह से है, ये ए और डी के जो खुद के इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उनमें रिपल्शन की वजह से है ना। तो गाइज एक बार थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कीजिए, सोचिए इसके बारे में जो समझाया आपको, और फिर हम इसको लिखते हैं। देखिए एवरीवन, यहां पे अब लिखो जल्दी से, क्या लिखोगे, लिखो eclipsed is less stable than staggered, eclipsed is less stable than staggered, eclipsed is less stable than staggered due to, eclipsed is less stable than staggered due to two type of strains, two type of strains, दो तरह के स्ट्रेन है। पहला लिखो, फर्स्ट लिखो टॉर्जनल स्ट्रेन, टॉर्जनल स्ट्रेन। टॉर्जनल स्ट्रेन किस वजह से है, ये जो बॉन्ड पेयर है, ये जो ये भी मतलब सब देखो माइनस माइनस के रिपल्शन है, इलेक्ट्रॉन में माइनस है, तो सब ये इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली चीज़ है वही चल रही है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या लिखोगे, लिखो सिंपल टॉर्जनल स्ट्रेन के बारे में, इट इज ड्यू टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इट इज ड्यू टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है ना। और यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है ना, ये वैल्यू लगभग कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि देखो कोई भी ग्रुप आ जाए, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर में दो ही रहेंगे, तो ये रिपल्शन दिस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। यानी इसके फैलाव पे, इसकी डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं होगा, यानी इट इज ऑलमोस्ट सेम इन ईच ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो लिख लो इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, लिख लीजिए इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ये लगभग कांस्टेंट है, इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है, डन है। ओके अगली चीज,
अगला लिखो, सेकंड लिखो स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक स्ट्रेन लिखो, स्टेरिक स्ट्रेन, इसी को वॉन्डरवॉल स्ट्रेन भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज वॉन्डरवॉल स्ट्रेन, वॉन्डरवॉल स्ट्रेन भी बोला जाता है। तो किसकी वजह से भाई, यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जो रिपल्शन है, तो लिखो इट इज ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ ए एंड डी, इट इज ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ ए एंड डी, ठीक है। ए एंड डी के जो रिपल्शंस होते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड के, उनकी वजह से ऐसा होता है, उनकी वजह से ये चीज होती है, ठीक है, क्लियर है, इतनी सी बात है ना। अब ये वैल्यू वेरिएबल है, जितना साइज बड़ा होता जाएगा ये बढ़ता जाएगा, तो लिख लो इट इज वेरिएबल, it is variable and directly proportional to size of the electron cloud, it is variable and directly proportional to size of the electron cloud, electron cloud के size पे निर्भर करेगा ये, ठीक है जी, डन है, सभी को क्लियर है, ओके। तो ये हो गया, दिस इज द थिंग। नाउ अब देखो कन्फर्मेशनल की बात अपन ने ये तो कर ली, क्या होते हैं, रोटेशन करते हैं, अब आगे जाके चीजें समझ में आएंगी आपको सारी सारी, पर ये जो हमने समझ लिया ये आगे सीधा डायरेक्ट अप्लाई होगा, डायरेक्ट अप्लाई होगा। अब हमें क्या करना है, यस, अब हमें इथेन के बारे में स्टडी करना है, इथेन का कन्फर्मेशनल एनालिसिस करना है, ठीक है। तो वी हैव टू कैरी आउट कन्फर्मेशनल एनालिसिस, हेडिंग लगा लो जल्दी से, कन्फर्मेशनल एनालिसिस, कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन, ये इथेन है, ठीक है। और अगर हम इथेन की बात करें तो इथेन में ये CH3 है, तो यहाँ पे पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, और इसके अक्रॉस रोटेशन करेंगे। ये एरो दिखाने का मतलब क्या है कि इसके अक्रॉस मैं घुमाऊंगा और इसको घुमा के इसके कन्फर्मर्स ड्रॉ करूंगा। अब इसमें जो कन्फर्मेशंस में ड्रॉ करूंगा, याद रखना दो ही एक्सट्रीम को स्टडी किया जाता है, या तो हाईली स्टेबल को या हाईली अनस्टेबल को, सभी को स्टडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, सभी को स्टडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अब इसको मैं एक बार दिखा देता हूं उस तरीके से, किस तरीके से, आइए देखते हैं, ठीक है। यहां है कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको, ये हमने इसका कौन सा फॉर्म लिया, ये हमने इसका लिया सोहर्स, यस, ये हमने इसका लिया सोहर्स प्रोजेक्शन, ठीक है, हाँ, ये हमने इसका लिया सोहर्स प्रोजेक्शन। अब देखो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे ना बार बार प्रोजेक्शन, वो सोहर्स नहीं लेंगे, वो हम लेंगे न्यूमैन। तो पहले इसका तरीका क्या है, पहले इसको सोहर्स में कन्वर्ट करो, सोहर्स से चीजें देखना आसान हो जाता है। तो ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, हाँ, अब मैं यहाँ से देखना चालू करूंगा, यहाँ से देखना चालूंगा तो करूंगा, तो ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा बैक है, तो ये डॉट है, एक तरह से ये सर्कल है, समझ रहे हो। वैसे ऐसे दिखाते नहीं है, हम सीधा उसमें दिखाएंगे। तो ये हमने दिखाना शुरू किया, ये जब हमने दिखाना शुरू किया, ये सर्कल, ये डॉट, और देखिए सभी ध्यान से, मजा आएगा, ये है हमारे फ्रंट एच और बैक वाले एच भी हैं, देखिए ये एच एच, एच, फ्रंट वालों को मैं ऐसे दिखा देता हूं, ठीक है, कुछ ऐसा। ध्यान से देखो, ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है, ध्यान से देखो, ये वाली जो फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, बताओ इसका नाम, अरे बोलो भाई, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, एक्लिप्स्ड फॉर्म, ये हो गया एक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। अब हम इसमें रोटेशन करना चालू करेंगे। अब रोटेशन क्यों कर रहे हैं भाई, रोटेशन करके हमें नए नए इसके क्या बनाने हैं, फॉर्म्स बनाने हैं, नए नए कन्फर्मेशंस ड्रॉ करने हैं। लेकिन कितना रोटेट करूं, तो मैंने बताया था दो ही एक्सट्रीम्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, या तो एक्लिप्स्ड या स्टैगर्ड। अब अगर मैं इसमें बैक बॉन्ड्स को या फ्रंट बॉन्ड्स को 60 डिग्री से रोटेट करता हूं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी, तो 60 डिग्री रोटेट करने से होता क्या है कि ये जो फॉर्म एक्लिप्स्ड है, ये हमेशा स्टैगर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। एक्लिप्स्ड विल बी कन्वर्ट टू स्टैगर्ड, विल बी कन्वर्टेड टू स्टैगर्ड, समझ रहे हो। तो बीच वाली फॉर्म्स हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं होती है, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट एट ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको रोटेट करेंगे 60 डिग्री, तो ये कैसा बनेगा, आइए हम इसको देख लेते हैं। तो देखो, फ्रंट को हम कांस्टेंट रख रहे हैं समझने के लिए, फ्रंट को हमने कांस्टेंट रखा, और पीछे वाले जो बॉन्ड्स हैं उनको हमने रोटेशन कर दिया। उनको जब हमने रोटेशन कर दिया 60 डिग्री, तो ये आया कुछ ऐसा, ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ध्यान से देखो,
अब इसको क्लॉकवाइज घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल। अब ये बताओ, अब यहाँ पे अगर मैं इसको फर्दर 60 डिग्री घुमा देता हूँ, यानी टोटल 120 डिग्री घुमाता हूँ, तो फिर से यही रिपीट हो जाएगा, फिर से यही रिपीट हो जाएगा। तो ये जो फॉर्म है ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये है स्टैगर्ड, या इसको एंटी भी बोला जाता है। ये स्टैगर्ड है और इसको एंटी भी बोला जाता है। क्लियर है? तो एक और टर्म है एंटी, एंटी मतलब अपोजिट है ना ये ग्रुप, जैसे यहाँ पे देखो ये एच और ये एच एक दूसरे के अपोजिट है, इस तरीके से। क्लियर है? तो यहाँ पे एक्लिप्स बना, यहाँ पे स्टैगर्ड बना, यानी बस अब यही चीज रिपीट हो रही है इसमें बार बार, एक्लिप्स स्टैगर्ड, एक्लिप्स स्टैगर्ड, एक्लिप्स स्टैगर्ड। तो स्टार्टिंग हमने कहाँ से किया, यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टर्म होता है जो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, दैट इज नोन एज डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है डियर स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, क्वेश्चन आ चुके हैं, जेन्युइनली बता रहा हूँ। ठीक है ना, नीट में, जेई में, सब में आ चुके हैं कि डायहेड्रल एंगल बताओ। तो डायहेड्रल एंगल कैसे क्या करते हैं, तो देखो यार, फ्रंट का जो ग्रुप है और बैक का जो ग्रुप है उनके बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। जैसे अगर मैं इस एच की बात करूं, आगे वाला येलो एच और पीछे वाला ब्लू एच, इनके बीच में, इन लाइंस के बीच में, बॉन्ड्स के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में, समझ रहे हो, जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है। अगर मैं इस येलो एच और ये वाले एच की बात करूं, ब्लू वाला, ये वाला येलो और ये वाला ब्लू, कितना एंगल है बोलो, 120 डिग्री है। समझ रहे हो? यानी डायहेड्रल एंगल किस बात पे डिपेंड करेगा कि भाई किस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं हम, फ्रंट का कौन है और बैक का कौन है ना। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिला, डायहेड्रल एंगल मिला। ये आई थिंक तुमने नोट कर लिया होगा, जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें डायहेड्रल एंगल डिफाइन करा देता हूं। डायहेड्रल एंगल में लिख लो, डायहेड्रल एंगल में लिख लीजिए, क्या लिखोगे, इट इज द एंगल बिटवीन, it is the angle between two specified groups. It is the angle between two specific groups, one at the front and other at the back. It is the angle between two specific groups, one at the front and other at the back. एक फ्रंट का होगा, एक बैक का होगा। अच्छा, अगर ग्रुप को मेंशन ही नहीं किया, मान लो मेंशन ही नहीं किया, तो हमको फ्रंट का सबसे बड़ा ग्रुप और बैक का सबसे बड़ा ग्रुप लेना होता है। ठीक है, तो लिख लो, इफ नथिंग इज मेंशन्ड कंसिडर द बल्किएस्ट ग्रुप्स, जो सबसे बड़े होंगे ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिनका, वो। ठीक है, इफ नथिंग इज मेंशन्ड कंसिडर द बल्किएस्ट ग्रुप्स, फ्रंट का और बैक का सबसे बल्कि ग्रुप ले लो, इतनी सी बात है बस। ठीक है, ये फंडा होता है डायहेड्रल एंगल का, है ना। एक्लिप्स्ड हो गया, स्टैगर्ड हो गया। अब इसके बाद एनालिसिस खत्म कैसे होता है, तो एनालिसिस का पहला प्रोसेस हमने देखा ये। अब अगली चीज इसमें जो करनी होती है वो हमें ड्रॉ करना होता है इसका एनर्जी कर्व, या उसको रिएक्शन प्रोफाइल भी बोलते हैं, या एनर्जी कर्व, या पोटेंशियल एनर्जी कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, अब वो कर्व में क्या होता है, आइए मैं बना देता हूँ, मजा आएगा। देखिए, ये हमारे सामने कुछ ऐसा है, और यहाँ पे है एनर्जी, ये एनर्जी ऑफ द कन्फर्मेशन, ये जो कन्फर्मेशन है उसके एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, डायहेड्रल एंगल। समझ रहे हो? अब ये डायहेड्रल एंगल किस में कह रहे हैं, ये देखो, ये एंगल का सिंबल है ना, एंगल का सिंबल है। अब देखो, ध्यान देना सभी के सभी। ओ भाई साहब, यहाँ पहुंच गए तुम। अब देखो, शुरू में डायहेड्रल एंगल इन दोनों के बीच में अगर तुम चेक करोगे तो 0 है। ठीक है, फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में ही अगर एंगल देखोगे तो 60 डिग्री हो गया, है ना। तो हमने 2 हाइड्रोजन को रेफरेंस ले लिया, एक फ्रंट वाला, एक बैक वाला, ताकि हम रोटेशन को कंपेयर कर सकें किसी के रिलेटिव। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अच्छा, यहाँ पे 0 डिग्री आ गया, शुरू में क्या आ गया, 0 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ये 0 डिग्री आने के बाद, अब 0 डिग्री के समय एनर्जी जो है वो क्या है भाई, मैक्सिमम है, क्योंकि स्टेबिलिटी तो इसकी मिनिमम है। ठीक है, इसके बाद जब ये 60 डिग्री घूमेगा, तो 60 डिग्री घूमने के बाद एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम। बीच में इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी, उनका हमें कुछ भी नहीं करना। फिर दोबारा से क्या होगा, एनर्जी फिर से इतनी पहुंच जाएगी, फिर इतनी पहुंच जाएगी। यानी अपने आप सोच सकते हो कि पहले एनर्जी मैक्सिमम है, फिर मिनिमम है, फिर मैक्सिमम है, फिर मिनिमम है। यानी इसको अगर हमें दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, कुछ इस तरीके से शो इट। ठीक है, इट विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे सामने कौन सी फॉर्म है, एक्लिप्स्ड फॉर्म है हमारे पास। ये हम यहाँ पे कौन सी है, स्टैगर्ड फॉर्म है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये फॉर्म कौन सी है हमारे पास, फिर से एक्लिप्स्ड फॉर्म है, फिर से स्टैगर्ड है। समझ रहे हो क्या? अब देखो, स्टैगर्ड की एनर्जी मिनिमम है, 0 थोड़ी होगी, ये मिनिमम एनर्जी है।
ठीक है, तो इस कर्व में मिनिमम पे कौन जा रहा है, इस कर्व पे मिनिमम पे स्टैगर्ड फॉर्म जा रहा है। यानी अगर हम इसमें कन्फर्मर की बात करें तो कन्फर्मर कौन सा है बेचारा, सिर्फ ये, यही एकमात्र कन्फर्मर है। इसके बाद भी जो बनेंगे ना घूम के रिपीटेशन, बार बार एक ही तो बन रहा है, तो यानी इसमें एक ही फॉर्म है, यही वाली, दिस इज द ओनली वन फॉर्म, ये इसका कन्फर्मर हुआ। ठीक है, वो कंफर्मेशन गोल्ड बुक में डिफाइन किया हुआ है, यूपीएससी गोल्ड बुक में क्या डिफाइन किया हुआ है कि भाई ये एनर्जी के मिनिमम पे आएगा, एनर्जी मिनिमम पे आएगा, ये कौन, स्टैगर्ड। क्लियर सभी को, अंडरस्टूड है, बस इतनी सी बात है और क्या। अब ये बताओ इससे हमें क्या फील आती है, इससे हमें ये फील आती है कि भाई ये एनर्जी, ये जो प्रोसेस है, ये जो रोटेशन का प्रोसेस है, यहाँ पे देखो स्टैगर्ड, यहाँ पे कितना एंगल है, 60 डिग्री है, ये लिख लेना। यहाँ पे ये कितना एंगल है बोलो भाई, 120 डिग्री। यहाँ पे ये टोटल, मतलब समझ रहे हो ना, हाँ। तो रोटेशन जैसे जैसे करेंगे, तो रोटेशन करने पे, यानी ये कर्व हमें फाइनल कंक्लूजन बताता है। जो हम कंफर्मेशन सीख रहे हैं ना पूरा, उसका ये पूरा समरी है। ये कर्व हमें क्या बताता है, ये जो एनर्जी कर्व है, ये हमें एनर्जी के वेरिएशंस बताता है विद रोटेशन। यानी जब किसी बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन होगा, तो रोटेशन करते हुए जो मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी के बदलाव होंगे, रोटेशन करते हुए मॉलिक्यूल के अंदर जो एनर्जी के बदलाव होंगे, वो बदलाव यहां पे शो किए गए हैं। समझ रहे हो क्या मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना। तो व्हाट डज दिस एनर्जी कर्व सिग्निफाई, इट सिग्निफाइज द चेंजेस इन एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल व्हेन रोटेशन टेक्स प्लेस। जब रोटेशन होता है तो उस समय जो एनर्जी के बदलाव होते हैं, यानी पहले पहाड़ पे चढ़े, फिर नीचे उतरे, फिर ये, समझ रहे हो। अब ये बताओ, ये प्रोसेस मेंटेन करने के लिए, ये करने के लिए हमें कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो जो एनर्जी रिक्वायर्ड इसमें होगी, वो होगी मैक्सिमा और मिनिमा का गैप, मैक्सिमा एंड मिनिमा का गैप डियर स्टूडेंट्स। ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा है, इनके बीच का जो ये गैप है, ये होता है, इसको बोलते हैं, इट इज नोन एज एनर्जी बैरियर, या रोटेशनल बैरियर भी इसको बोलते हैं। यानी ये रोटेशन कैरी आउट करने के लिए हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं होगी, तो भाई ये पहाड़ पे चढ़ेगा कैसे, ये पहाड़ पे चढ़ ही नहीं पाएगा। अब कईयों को डाउट आता, सर एनर्जी तो पहले से ही थी ना। भाई देखो, पहले से एनर्जी थी तो ये कभी तो मिली होगी ना, समझ रहे हो। यानी मिनिमम एनर्जी जो अवेलेबल है वो इतनी तो अवेलेबल है ही, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी सप्लाई करनी पड़ रही है, मिनिमम है, ये तो होनी ही चाहिए, तो होती है, मतलब नेचुरली इतनी होती है। लेकिन हमें रोटेशन करने के लिए ये पहाड़ तो क्रॉस करना पड़ेगा। अगर मान लो हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है, हमारे पास मान लो इतनी सी एनर्जी अवेलेबल है, इतनी सी ही मान लो इतनी अवेलेबल है, तो ये बताओ ये पूरा क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। इट्स लाइक दैट, हमें पहाड़ पे चढ़ना है, और पहाड़ पे चढ़ने के लिए मान लीजिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए, जिसके लिए हमारे पास ठीक ठाक डाइट और ठीक ठाक पूरा बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए, तभी चढ़ पाएंगे। मान लीजिए हम खाली पेट चढ़ने लग गए हमारे पास कुछ खाना नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली शायद वो ऑब्वियसली वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, समझ गए। तो ये एनर्जी बैरियर इससे निकलता है, इससे हमें पता लगता है कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर कितना एनर्जी चाहिए हमें, है ना। तो लिख लो इसके बारे में ये कर्व, यानी इस पूरा कंक्लूजन ये है फाइनली, ये कर्व पूरी पिक्चर, क्लियर पिक्चर देता है कि रोटेशन करते हुए क्या बदलाव आ रहे हैं, है ना। डन है। तो क्या लिखोगे इसके बारे में, लिख लो, इट टेल्स अस एनर्जी बैरियर के बारे में लिख लो। पहला तो लिख लो, इट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी मैक्सिमम एंड मिनिमम, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी मैक्सिमम एंड मिनिमम इन द पोटेंशियल एनर्जी कर्व। पोटेंशियल एनर्जी कर्व में मैक्सिमम और मिनिमम का गैप है, ये मैक्सिमम एंड मिनिमम का गैप है, क्लियर, ठीक है। ठीक है ना, इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन एनर्जी मैक्सिमम एंड मिनिमम, है ना, मतलब इतना एनर्जी हमें चाहिए होगा, ठीक है। और बस ये है, ठीक है। इससे हमें अंदाजा लगता है कि भाई ओवरऑल क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो एक चीज बताता हूं मैं, अगर मान लो ये मैक्सिमा बढ़ जाए, पहाड़ और ऊंचा हो जाए, तो बैरियर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये पहाड़ की ऊंचाई, यानी ये जो एनर्जी ऑफ, ये कौन सी फॉर्म है, एक्लिप्स्ड, ये कब बढ़ेगी। तो यार ये देखो, अगर एक्लिप्स में यहाँ पे एच की बजाय मान लो बड़े बड़े ग्रुप आ गए, मिथाइल मिथाइल इथाइल इथाइल, जितने बड़े ग्रुप होंगे, जितने रिपल्शन बढ़ेंगे, उतना पहाड़ ऊंचा होता जाएगा, और पहाड़ ऊंचा होता जाएगा तो बैरियर भी बढ़ता जाएगा, समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में जो बैरियर होता है डियर स्टूडेंट्स, वो दैट इज एक्चुअली 12 किलो जूल पर मोल। याद ना भी रहे तो चलेगा, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है।
तो यहाँ पे द बैरियर इज 12 किलो जूल पर मोल और रूम टेम्परेचर पे एनर्जी जो अवेलेबल होती है दैट इज अराउंड 84 किलो जूल पर मोल। तो भाई रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल है 84, लेकिन चाहिए कितना मात्र 12 किलो जूल। इसीलिए कहा जाता है कि रोटेशन फ्री है। फ्री मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी फ्री है, एग्जैक्टली फ्री दुनिया में कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 12 किलो जूल एनर्जी अभी भी चाहिए, लेकिन ये इजीली अवेलेबल है, हमारे सिस्टम में हमेशा होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या है, रोटेशन फ्री बोल देते हैं, फ्री रोटेशन है भाई। तो एनर्जी बैरियर 12 है, ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है, ठीक है ना, 12 किलो जूल पर मोल, और अवेलेबल इतना होता है, लिख सकते हो इस बात को। डन, क्लियर है भाई, है ना। तो ये हो गया कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। इसको जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, और इसको एब्जॉर्ब करो अपने दिमाग में ढंग से। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो गाइज देखो, आई थिंक तुम्हें समझ में आ चुका है पूरा खेल क्या है, ठीक है ना, किस तरीके से इसको कैसे करते हैं हैंडल, और कन्फर्मेशंस का फंडा क्या है। ये बेसिकली माइक्रो लेवल पे फील दे रहा है अपने को, कि मॉलिक्यूल्स जो है ना माइक्रो लेवल पे भी उनकी एनर्जी के बारे में हमें कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बताता है। यानी अपने को पूरा समझ में आना चाहिए कि यार ये पूरा जो प्रोसेस है ये बहुत ही माइक्रो लेवल पे हो रहा है। यानी जो ये 12 किलो जूल की वैल्यू है ये हमें क्या बता रही है, ये हमें बता रही है कि इथेन मॉलिक्यूल रियल में, इथेन मॉलिक्यूल कितने, अवोगैड्रो नंबर 1 मोल, जब रोटेशन करेंगे तो उसके लिए कितना एनर्जी हमें, यानी कितनी एनर्जी होनी चाहिए। अगर वो एनर्जी सिस्टम में अवेलेबल नहीं है तो ऐसे केस में समझ रहे हो क्या होगा, हाँ ये रोटेशन नहीं होगा। यानी एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे इट माइट बी पॉसिबल, एक्चुअली इट इज़ पॉसिबल कि रोटेशन को रोक दिया जाता है, रोटेशन कम हो जाता है, पूरा कंप्लीट रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। ओके गाइस, तो आज के सेशन में इतना ही, बाकी कंफर्मेशंस का जो फंडा हम देखेंगे वो नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं, ठीक है। और बस आप अच्छे से यूं ही पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट डीपीपीज वगैरह भी एक बार करते रहिए, पर पहले एक बार अपन शीट का डिस्कशन खत्म करते हैं, ठीक है, और फिर उसका डिस्कशन भी अपन चालू करते हैं। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।